हाँ, तो देखिए आज की क्लास में हम आज नया प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है, नेक्स्ट अध्याय कवि भूषण। ये ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा जो है ओजस्विता के साथ में ओज गुण जो है इनकी भाषा में विद्यमान है। तो आइए हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो जीवन परिचय देखिए, सबसे पहले इनका जो जन्म है 1613 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1715 ईस्वी है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि ये छत्रसाल और शिवाजी, छत्रसाल और शिवाजी के जीवन में ओजस्विता से युक्त कविताएं या रचनाएं रचते थे या रचना करते थे। इसलिए इन्होंने उनके जो समकालीन राजा थे रुद्र, इन्होंने इनको जो है भूषण उपाधि दी थी, क्योंकि जैसे छत्रसाल थे और शिवाजी थे तो ये इनके जीवन से संबंधित ओजस्विता से युक्त मतलब जो कविताएं रचनाएं रचते थे। इसके साथ में उनके समकालीन जो राजा थे ऐसी कविताएं लिखने के कारण जो है इन राजा ने इनको भूषण की उपाधि दी थी, जबकि इनका जो वास्तविक नाम था वो घनश्याम था। घनश्याम नाम से ये जाने जाते थे, जो वास्तविक नाम माना गया है। और कानपुर में जो है इनका जन्म स्थान माना जाता है। अब देखिए इनकी कुछ मूल रचनाओं के बारे में जानते हैं। इन्होंने मुख्यतः 3 मूल रचनाएं इनकी मानी जाती है: शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, छत्रसाल, अभी मैंने बताया छत्रसाल, ये इनके जीवन से संबंधित थी। और शिवा बावनी ये इनके मूल जीवन से संबंधित कुछ बातें थी जो हमने जानी है। देखिए शिवराज भूषण और शिवा बावनी में जो है महाराजा जो शिवाजी थे, मराठा सरदार, इनके जीवन से रिलेटेड संबंधित जो है वो लिखते थे। और छत्रसाल जो राजा थे उनके जीवन से संबंधित छत्रसाल जो इनका रचना है वो है। तो ये तो जीवन के बारे में कुछ सारांश मात्र था। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने जो है शिवाजी जो मराठा सरदार थे उनके जीवन से संबंधित उनका जो यशोगान है, जो कीर्ति है, उस कीर्ति को बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अतिशयोक्ति इस समस्त जो छंद है, इस समस्त छंद में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी भी वस्तु या जो भी वस्तु, व्यक्ति, जो भी है, यश है, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, बढ़ा चढ़ाकर
वर्णन करना, वो कहलाता है अतिशयोक्ति। हम कहते हैं अतिशयोक्ति हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। यहाँ पर महाराजा जो शिवाजी थे, शिवाजी की सेना, इस छंद में शिवाजी की सेना अपने निश्चित स्थान से तैयार होकर के युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है, तो निकलते समय जो स्थिति है उस स्थिति का कवि भूषण ने बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है, साथ में देखिए सर्जा शिवाजी, अच्छा सर्जा भी इनकी एक उपाधि थी, ये सर्जा नामक एक उपाधि है इनकी, इनको उपाधि दी थी किनको? शिवाजी को। शिवाजी की उपाधि का नाम है सर्जा। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति संपूर्ण में है, और यहाँ पर देखिए अनुप्रास आ गया, भूषण बन, तो ऐसे बहुत सारे इसमें उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो और एक उपमा है जो अभी आएगा इसमें, उपमा अलंकार है। तो मुख्यतः ये नाद सौंदर्य है, इसके अंदर नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य है, और गुण जो है वो ओज है, ओज गुण है, 3 गुण होते हैं, उनमें से ओज गुण है, यानी कि ओजस्विता से युक्त भाषा है। इसमें इसको पढ़ते हैं ना, मन में ओज तेज आ जाएगा, जो एक क्षत्रिय के मन में आता है युद्ध के अंदर, वो एक ओज, तो ओज गुण है। आगे चलते हैं, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्या है? कवि भूषण शिवाजी का जो युद्ध प्रस्थान करते समय सेना थी, उस सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है, एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल फेल सेल उछलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में, लगत जिमी थारा पर पारा पारावर यो हलत है। बहुत ही उत्कृष्ट, यह यूँ कहे कि हम ओजस्विता से युक्त उत्कृष्ट शैली के अंदर, नाद सौंदर्य के अंदर जो है इनकी रचना का प्रकाट्य है। कैसे? देखिए साजी, हम कुछ शब्दों की ओर चलते हैं। साजी का मतलब होता है सजा करके, चतुरंग, चतुर यानी 4, और अंग, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो चतुर या चतु है धन अंग, तो विसर्ग का र हो जाएगा। 4 अंगों वाली सेना, पैदल है, रथ है, हाथी घोड़ा जो भी है, हाँ 4 अंगों वाली सेना, 4 अंगों वाली सेना। उस समय राजा के पास में हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक जो होते थे, वो 4 अंग हो गए। सेन यानी सेना, अंग में अंगों में, उमंग उत्साह, धारी धारण करना सरदा उपाधि है शिवाजी की, जंग यानी युद्ध जीतने के लिए चलता है, जीतने के लिए जा रही है। भूषण भनत, ये भूषण कवि भूषण के लिए ये कह रहे हैं, भूषण भनत कह रहे हैं, नाद गूंज शब्द, गुंजायमान शब्द, बेहद नगारन, बहुत ही या विस्तृत गुंजायमान नगारों की आवाज़ या शब्द गूंजना वो आ रही है। अब आगे देखेंगे, नदी नद मद और गेबरन रलत है। देखो नदी यानी नदी होती है, नद मद और गेबरन, गेबरन हाथी से मतलब है, हाथी से, और मद मद कहते हैं हाथी के चलने से जो पसीना उसका आता है। मद यानी जो चलने से हाथी के जो पसीना आता है उस पसीने की है, पसीने की नदी, नदी बह रही है, उस पसीने की नदी बह रही है। अब ऐसा होता नहीं कि पसीने से नदी बहे, लेकिन बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया है कभी ने तो कि हाथियों की जो है चलने से नदियाँ बहने लग गई। अब देखो क्या होता है, गेबर हाथियों के चलने से रलत है, उनके चलने से जो है
उस युद्ध भूमि में या वहाँ चलने से हाथियों के पसीने से क्या है, जो भी है नदी भर रही है। एल फेल सेना के चलने से, एल फेल सेना के चलने से, फेल यानी फैलने से, सेना के चलने से या फैलने से। खेल बेल जैसे सेना चलती है, भेल भेल यानी भयंकर, उसके चारों तरफ जो है खलक संसार में। अभी इसका और देखेंगे इसके साथ में कौन सा अर्थ जुड़ता है। संसार में गेल गेल, गेल गेल मतलब गली गली में, गली गली में भयंकर, उसका जो भय है, भय डर वो फैल गया। गजन की ठेल पेल, गजन यानी हाथी, ठेल पेल हाथियों के आपस में स्पर्श होने से, टकराकर या आपस में टकराकर चलने से, चलने से। सेल यानी होता है चट्टान या पर्वत, ये कह सकते हैं। सेल उछलत है यानी हिलती, वो भी उखड़ना होता है, वैसे तो उखड़ना होता है, पर्वत भी उखड़ जाते हैं, हिल जाते हैं, हम ये कह सकते हैं हिल जाते हैं। उछलते यानी उखड़ना होता है, लेकिन हिल जाते हैं। तारा सो तरनी, तारा यानी तारा होता, तरनी यानी देखो तरनी, ये नी छोटा गया तो ये इसका मतलब हो जाएगा सूर्य, बड़ा था नाव, तरनी यानी सूर्य, तरनी यानी नाव होता है, तो इसमें तरनी यानी सूर्य। धूर यानी धूल होती है, और धारा यानी धाराएं, यानी कि थाल जो होता है, थाल थाल। अब किस प्रकार है इसका भाव देखना आगे। में लगत है, लगती है, जिम यानी जैसे। थारा पर पारा, पारावार यो हलत है। देखो थाल में जो पारा है वो पारावार यो के हलत है। इसका मतलब यह है कि थाल के अंदर जो पारा या जो द्रव्य पदार्थ है वो हिलता है। इसका अर्थ इसके ऊपर टिका हुआ है, ये अर्थ देगा इसका। ये दोनों एक दूसरे को समझाने के लिए यहाँ दृष्टांत दे दिया। कैसे, इसका अब ट्रांसलेशन करेंगे तब मालूम चलेगा कैसे। देखिए अब प्रारंभिक अवस्था में चलते हैं। पहली चीज़ ध्यान रखना, इसमें ऐसा है नहीं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कवि ने शिवराज जो हमारे शिवाजी महाराजा थे, शिवाजी राजा महाराजा एक ऐसे थे, जब शिवाजी बाहर निकलते थे तो मुगलों की जो रानियाँ होती थी, ऐसा वृतांत पढ़ने को मिलता है, तो उनकी रानियाँ उनके डर और भय से बाहर नहीं निकलती थी। उनका इतना भय था, किनका, महाराजा शिवाजी का, क्योंकि उनकी माता ने उनको शिक्षा ही ऐसे दी थी। आगे चलते हैं। तो महाराजा जब औरंगजेब की सेना से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं अपने निश्चित स्थान से, तो जब सेना प्रस्थान करती है, सेना का निकास होता है, तो उस समय सेना की क्या हालत होती है उसका बड़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया है। कवि ने क्या है कि महाराजा शिवाजी की सेना सज धज करके, चारों अंगों वाली सेना, महाराजा शिवाजी की चारों अंगों वाली सेना सज करके, और उस सेना के अंगों में अर्थात समस्त जो अंग है, जो चारों अंग बताए गए, उन अंगों में उमंगधारी, वो उमंग धारण करके, एक उत्साह धारण करके वो सेना प्रस्थान करती है। एक बार इस लाइन का पुनः अंश देखते हैं। ये इसमें कवि भूषण ने वर्णन करते हुए कहा है कि महाराजा जो शिवाजी है, उनकी चारों अंगों वाली सेना सज धज करके, उत्साह धारण करके प्रस्थान करती है। ठीक, फिर कहते हैं सरजा शिवाजी, महाराजा सरजा शिवाजी, जो सरजा उपाधि इनको धारण कर रखी थी या जो मिली हुई थी, तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चले हैं, और महाराजा सरजा शिवाजी जो है वो जंग जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं या चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन के, कवि भूषण कहते हैं कि नगाड़ों की जिस प्रकार सेना प्रस्थान करती है युद्ध के लिए, तो चारों तरफ जो है भयंकर नगाड़ों की गूंजने की आवाज़ आने लगती है।
नगाड़े गूंजने लग जाते हैं, क्योंकि युद्ध होता था या युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे तो पहले नगाड़ों से उसकी उद्घोषणा की जाती थी युद्ध के लिए। तो ऐसे ही कवि भूषण कहते हैं कि जैसे ही सेना प्रस्थान करती है, निकलने लगती है, तो उस समय नगाड़ों की भयंकर गर्जनाएं होने लगती है, आवाज़ें आने लगती है। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे ही सेना प्रस्थान करती है तो नदी नद मद गेबरन के रलत है, और हाथियों के चलने से उनके हाथियों में और उनकी सेना में घना उमंग उत्साह होने के कारण और जोश होने के कारण, उत्साह होने के कारण जो है उन हाथियों के पसीनों से क्या हो रही है, नदियाँ बह रही है। हाथियों के तेज या उत्साहपूर्वक चलने से हाथियों के पसीने से क्या बह रही है, नदियाँ बह रही है। अब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पर इतना कवि ने बढ़ चढ़ करके वर्णन किया है, तभी तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो हाथियों के चलने से, उत्साह से, उनके इतना उमंग उत्साह है युद्ध करने के लिए कि हाथियों को इतना पसीना आया कि नदियाँ भी बहने लगी। एल फेल, और जैसे ही सेना निकल के फेल यानी चारों तरफ फैलती है सेना, खेल भेल खलक, और संसार में जैसे ही आगे अर्थात युद्ध क्षेत्र में जैसे ही आगे बढ़ती है, और खलक में गेल गेल, संसार की सभी गलियों में भय छा जाता है। संसार की सभी गलियों में अर्थात गली गली में भय छा जाता है। फिर क्या कहते हैं, गजन की ठेल फेल सेल उछलत है, और जिस प्रकार जो है शिवाजी की सेना में हाथियों के चलने से गजन यानी हाथियों की ठेल फेल, हाथियों के आपस में टकराते हुए चलने से सेल उछलत है, पत्थर अर्थात जो पहाड़ है वो पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। हाथियों के आपस में टकराकर चलने से, स्पर्श होकर चलने से पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। फिर कहते हैं तारा सो तरने, धूरी धारा में लगत जिमे जैसे। अब यहाँ पर उपमा अलंकार, मैंने कहा था उपमा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार। तारा सो तरने, तारा, तरनी यानी सूर्य, धूरी धूल भरी। जब हाथी और घोड़े पैदल सैनिक युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो उनके पैरों से इतनी धूल उड़ती है कि संसार में था, ये धूल यानी धूल और धारा यानी जो थाल बन जाता है, धूल से आकाश मंडल में थाल बन जाता है। तो आकाश मंडल में धूल का थाल बनने से तारा सा से सी सो, तारा जैसे सूर्य दिखाई देने लग गया। जिस प्रकार अंधेरी रात में तारे छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार जब शिवाजी की सेना जा रही थी युद्ध में तो उनके हाथी घोड़ा जो चारों अंगों की सेना थी उनके पैरों से धूल उठी आकाश में, और आकाश में धूल का ऐसा थाल सा बन गया कि सूर्य भी तारे के जैसे दिखाई देने लग गया। आगे बात समझ, यानी कि सूर्य भी जो है तारे की तरह दिखाई देने लग गया। जिस प्रकार रात में तारा चमकता है, छोटा सा दिखता है, उसी प्रकार कि इतनी धूल उड़ती है कि उससे पूरे आकाश मंडल में धूल सा थाल बन जाता है, और उस धूल में सूर्य भी तारे के समान दिखाई देता है, यानी छोटा सा। इतनी धूल उड़ती है उनके पैरों से, सेना के चलने से। और वो कैसे हैं, वो सूर्य उस धूल के थाल में कैसे दिखाई देता है, जैसे थारा पर पारा के थाल के अंदर जो पानी का कोई थाल है और उस थाल के अंदर जो पारा, जो द्रव्य होता है, आपके साइंस में जो द्रव्य होता है बताता है, वो द्रव्य पानी में मिलता नहीं है, राइट। वो अलग ही, जैसे पानी के अंदर जो तेल की बूंद होती है ना, तो वो हिलता यानी उसमें मिलता नहीं है। और जैसे ही पारावार यूँ हलत है, जैसे पारा हिलता है तो वो पूरा का पूरा हिलने लग जाता है। कहने का मतलब ये है, थाल पानी से भरा हुआ है और उसमें जो द्रव्य का जो पारा रखा हुआ है, वो पारा हम लेके चलते हैं तो ऐसे हिलाते हैं तो वो पारा अलग ही छोटा सा दिखाई देता है और हिल जाता है। तो इसी प्रकार जो है पूरा
ये पारा वो सूर्य भी उस धूल रूपी थाल में पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मूल बात ये है, ये समझाना चाह रहा है। जैसे थाली के अंदर पानी में पारा होता है और हम उस थाली को हाथ में लेके चलते हैं तो वो क्या हिलता है, उसी वो पारा छोटा सा उस जो है उस थाली के अंदर हिलता हुआ दिखाई देता है, पूरा हिलता है। उसी प्रकार जब शिवाजी की सेना चलती है तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, आकाश मंडल में धूल की थाल बन जाती है और उस थाल में सूर्य उस पारे के जैसे हिलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ उपमा अलंकार है। बात आ गई समझ में? एक बार और देख लीजिए हल्का सा सारांश में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए इसमें शिवाजी के सेना का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है, अतिशयोक्ति अलंकार के साथ में बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी की चारों अंगों वाली जो सेना है वो सज धज करके उत्साह उमंग के साथ में युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। सरजा शिवाजी जो उपाधि इनको दे रखी है, सरजा शिवाजी जो है अपनी जंग जीतने के लिए चल पड़े हैं, उन्होंने प्रस्थान कर दिया है। कवि भूषण कहते हैं कि नाद शब्द बेहद नगारन के, और जैसे ही सेना प्रस्थान करती है तो नगाड़ों से भरी जो गूंज और शब्द की गुंजायमान होती है, जो गर्जना करती है, भयंकर गर्जना के साथ में जो है क्या करती है, सेना प्रस्थान करती है। नदी नद मद गेबरन के चलत है, हाथियों के चलने से उनके जो शरीर में पसीना आता है, हाथियों के उस पसीने से नदियाँ बहने लगती है। एल फेल, और जो है एल फेल खेल भेल, अर्थात जिस प्रकार सेना चल करके इधर उधर, अर्थात सेना आगे फैलती है, आगे सेना का फैलाव होता है, उसी प्रकार खेल बेल कल, और संसार में गली गली में, संसार की गली गली के अंदर चारों तरफ भय छा जाता है, चारों तरफ डर ही डर या आतंक ही छा जाता है। गजन की ठेल फेल सेल उछलते हैं, और हाथियों के परस्पर स्पर्श होकर चलने से या रगड़न होकर चलने से, हाथी आपस में टकरा कर चलने से, पत्थर से युक्त, अर्थात जो पहाड़ होते हैं वो पहाड़ भी उखड़ने लग जाते हैं, पत्थर भी उखड़ जाते हैं उनके स्पर्श में। इतना भयंकर कंपायमान होती है धरती कि पत्थर भी उखड़ जाते हैं, अर्थात पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी लगते हैं, जैसे कि तारा जिस प्रकार हाथियों के, जब शिवाजी की जो सेना थी वो सेना चल रही थी तो चारों अंगों की सेना चलते चलते जो उनके पैरों से धूल उड़ती है, धूल उड़ने से आकाश मंडल में जो धूल का थाल बन जाता है, तो वो थाल में से सूर्य, ऐसे दिन में भी सूर्य एक तारे के जैसे दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार रात में तारे टिमटिमाते हैं, उस प्रकार जो है सूर्य भी जो है उससे धूल के थाल में एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ या जो है तारे के समान दिखाई देता है। आगे कहा कि थारा पर पारा पारावार यो हालत है, जिस प्रकार थाल के अंदर पारा हिलता है, जैसे थाल के अंदर पारा हिलता है, उसी प्रकार इस धूल भरे हुए थाल में सूर्य भी पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। तो डियर विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। कितने मिनट